नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारी सीरीज यूपीएससी स्टोरीज में। आज मेरे साथ एक मेहमान हैं जिनका नाम अंशुल कुमार है और अंशुल जी आईएएस हैं, 2016 बैच के बिहार काडर से हैं। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। आप रेडियो द्वारका के माध्यम से आज सभी दर्शकों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंशुल जी, मैं आपकी जो जन्म है वो तो कानपुर का है, लेकिन आपने अपनी सारी पढ़ाई जो है वो गाजियाबाद से की है। तो गाजियाबाद में सर कहाँ से की थी, किस स्कूल से किया था आपने अपनी पढ़ाई? हाँ, मेरे पिताजी जो हैं वो लेबर डिपार्टमेंट में थे, तो उनका प्रमोशन और ये उनकी जो पोस्टिंग्स है वो चेंज होती रहती थी। तो हम लोगों के पिताजी जो हैं फिर बुलंदशहर से गाजियाबाद आ गए थे। तो जब मैं बहुत छोटा था तो फर्स्ट क्लास से ही मैंने स्कूलिंग जो है वहाँ पे सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल था, वो आईसीएससी बोर्ड का स्कूल था। तो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मैंने 10th तक वहाँ से पढ़ाई करी और उसके बाद 11th-12th जो है वहीं पे लोकल स्कूल था, केडीवी पब्लिक स्कूल कवि नगर में। वहाँ से मैंने अपनी 11th और 12th जो है वो वहाँ से। अच्छा, अपनी जो 12th करने के बाद आपने प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से। तो इंजीनियरिंग करनी आपने की सर 2012 में। यूपीएससी की जो इच्छा थी वो कब जागी थी? मतलब किस समय आपको ये पहली बार लगा था कि यार मुझे जो है ना सिविल सर्विस में जाना है? ये क्या कहते हैं, चूंकि मेरे पिताजी जैसा मैंने बताया कि सरकारी नौकरी में ही थे, तो एक हमेशा से मैं देखता रहता था कि पिताजी के जो पदाधिकारी थे वो कभी कभी आते थे, दीपावली हो गई या उस तरीके के हो गए। पापा भी हमें कभी कभी ले जाते थे कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनके घर पे। तो एक माहौल जो था वो बचपन से ही ये इनग्रेंड था कि हाँ भाई, एक सिविल सेवा जो है वो एक बहुत ही ऊंची सेवा है और उसमें जाने का अवसर जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिससे कि देश सेवा भी करी जा सकती है। तो वो एक वहाँ से हम लोग का शुरू हुआ था और पापा हमेशा मुझे इसके लिए प्रेरित करते रहते थे कि भाई आप में कैपेबिलिटी है, आप हमेशा ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं। तो एक मोमेंटम वहाँ से मिला था। फिर जब मैं इलाहाबाद गया था तो इलाहाबाद में उस समय में यूपीएससी और सिविल सेवा का हब हुआ करता था। खासकर हिंदी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिविल सेवा में आते थे। तो वहाँ पर भी जब हम लोग देखते थे, मेरा कॉलेज जो था वहाँ से कई बार हम लोग सिविल लाइन्स जाते थे, तो वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनकी गाड़ी जब हम लोग जाते देखते थे, काफिला जाते हुए देखते थे, तो हम सभी दोस्त आपस में चर्चा करते थे कि भाई किसी दिन हम लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो ये हम लोग भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि एक कहीं ना कहीं पीछे हमारे जहन में थी, जिसके बाद मैंने इसकी तैयारी जो है शुरू। अच्छा, आपने जब इसकी तैयारी शुरू की 2012 में, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहा था आपका? जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जैसे कॉलेज से जस्ट मैं निकला ही था तो उस समय पिताजी ने कहा भाई दे दीजिए आप। मैं जबकि उसमें तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, तो बस ऐसे ही देखने के लिए मैंने क्या होता है एग्ज़ाम, क्या है पैटर्न आता है। तो ऐसा बस मैंने पहला जो अटेम्प्ट है वो बस इस तरीके से ही दिया था कि भाई क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है, उसकी जानकारी के लिए दिया था। तो उसमें मैंने कोई विशेष जो है उसमें कोई एफर्ट नहीं मारे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, 2012 में आपका क्रिप्को में भी सिलेक्शन हो गया था, तो आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह रही थी उसकी? यही था कि पिताजी का भी प्रेरणा था हमेशा से, और मैं अपने आप को भी देखता था कि भाई जब पढ़ाई अभी 10th ठीक आए नंबर, फिर 12th में भी ठीक आए, फिर उसके बाद NIT इलाहाबाद में भी हम लोग का अच्छे से मेरा जब निकल गया, तो एक ये था मन में जहन में कि भाई कंपटीशन को एक अच्छा निकालना है। अब दो राह थी, या तो हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ MBA की तरफ बढ़ते, या फिर दूसरा था कि सिविल सेवा परीक्षा, जिसका कि बचपन से हम लोग का सपना भी था, मेरे पिताजी का भी और मेरा भी, तो उसकी तरफ एक बढ़ते। तो उस समय प्लेसमेंट हम लोगों के कॉलेज में हो जाता था बहुत आसानी से, क्योंकि NIT था तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आती थी, IOCL आती थी, PSUs आती रहती थी। तो उसी क्रम में जो है मेरा भी क्रिप्को में सिलेक्शन जो है हो गया था। बट चूंकि फिर मेरा मन ये था कि इस तरफ जाना है, तो फिर मैंने इसकी तैयारी जो है सिविल सेवा की शुरू कर दी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बताया टाइम कम था, सेकंड अटेम्प्ट जब आपने दिया, तैयारी के साथ दिया, उस समय क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट में जब 2012 में जस्ट निकले थे, पास आउट हुए थे, तो उसके तुरंत 1-2 महीने के अंदर ही पेपर था, तो वो दे दिया था, उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी।
उसका अगले वर्ष जो था वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। उस वर्ष में जितनी भी किताबें थी, जो मेरी मेजर तैयारी हुई थी, वो उस साल में हम लोगों ने करी थी। तो 2012 से लेकर के जो 13 वाला जो वर्ष था हमारा, उसमें मैंने मेजर जो मेहनत करी थी अपनी, वो उसी में मैंने कोचिंग्स भी करी थी, उसी में मैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था वो उस समय में करता था। उस समय में जब मैंने पढ़ाई करी और जब मेरा अगले साल प्री निकल गया और साथ में मेंस में प्री निकल गया था, तो मेंस लिखने गया था। बट अब क्या है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई करी थी, बट मेंस के लिए मैंने कभी भी तैयारी नहीं करी। अब मेंस में जब मैंने लिखना चालू करा तो मुझे पता चला मेरी राइटिंग स्पीड इतनी धीरे है कि मैं एक एग्जाम में मैंने 60 नंबर का पेपर ही छोड़ दिया था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये एक अलग से महत्वपूर्ण कड़ी है कि आप पढ़ कितना भी लें, अगर आप कॉपी पे नहीं उतार पाएंगे तो फिर उसका कोई हल नहीं। तो उस वर्ष जो है फिर मेरा मेंस में नहीं हो पाया था। तो मुझे समझ में आया कि मेरी कमियां जो हैं आंसर राइटिंग पे भी मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो फिर वो दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, आपने अपनी कमी तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन एक चीज होती है अंशुल जी, सबसे बड़ा जो होता है जब आपका नहीं होता, सिविल सर्विस या बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जो एक प्रोसेस है, पूरा 1 साल लग जाता है उसमें। फिर अपने को दोबारा से तैयार करना, मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि एक समय ऐसा होता है, देखिए जब आपका हो जाता है तो भी आपको अपने को संभालना पड़ता है, और जब नहीं होता तो आपको अपने को भी संभालना पड़ता है, और बाहर से जो प्रेशर आ रहा होता है उसको भी संभालना पड़ता है। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खासकर जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उसमें, क्योंकि आप का जो रेंट होता है रूम का, आपको कितना खर्चा मिलेगा महीने का, ये बड़ा लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको मिलता है। अब जब हमारे घर वालों ने 1 साल के लिए पैसे दे दिए, अब दूसरे साल के लिए पैसे दे दिए, अब उसमें भी आपका नहीं होता है, तो फिर बड़ी एक संशय आ जाता है फैमिली में भी कि भाई इनका होगा कि नहीं। तो एक दुविधा सी आती है, घर वालों में भी आती है, रिश्तेदारों में भी आती है, और वो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम करता है। मगर यही वो समय होता है जब इंसान को अपनी हिम्मत जो है बांध करके रखनी चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि भाई आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि जब हम लोगों ने पहले इतना अच्छा करा है और आप रेगुलर मेहनत भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आपका नहीं हो। तो निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे, जाहिर सी बात है कुछ दिन ऐसे भी आते थे जिस दिन दिन के दिन निकल जाते थे, पढ़ाई नहीं होती, मन नहीं लगता था बिल्कुल पढ़ाई में, मगर फिर एक बार अपने आप को समझाते थे कि भाई नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है, और फिर निरंतर प्रयास करते रहते थे, तो फिर वो धीरे से वापस से फिर वो मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अपना मोमेंटम पाया। तो आप फिर थर्ड अटेम्प्ट में गए, तो आप इंटरव्यू तक गए। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में फिर क्या हुआ कि हमने मेंस में तैयारी करी अच्छी, तो मेंस हमने निकाल लिया। फिर मेंस के बाद हम इंटरव्यू में पहुंचे। अब इंटरव्यू में ये था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। अब हिंदी तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में उस तरीके का मैं बचपन में मैं डिबेट और स्पीच इस प्रकार से देता नहीं था। तो इसलिए फिर मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे इंटरव्यू वाले दिन पे, वो मेरा बड़ा इंटरव्यू बहुत बेकार गया था। उसमें मेरे 133 नंबर मात्र आए थे। तो उसमें ये हुआ था कि जैसे ही मैं घुसा था, उन्होंने कुछ मेरे कॉलेज से रिलेटेड प्रश्न करे, फिर मोतीलाल नेहरू से प्रश्न करे, और धीरे धीरे उनके लिनेज में चले गए। अब वो मेरा इतना अच्छे से तैयार नहीं था, और फिर एक बार मेरा जब कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो मैं जो बहुत आसान सरल क्वेश्चन भी थे तो उसको भी मैं नहीं दे पाया। तो फिर उस वर्ष जो है मेरा इंटरव्यू थोड़ा खराब हो गया था, इस कारण से फिर मेरा उस समय नहीं हो पाया। तो वहाँ पर फिर मैं एक अगले स्टेज पर ज़रूर पहुँच गया, मगर फिर मुझे वहाँ की कमियां पता लगी कि भाई इंटरव्यू भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है और इसमें भी मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। 2012 के बाद 3 साल निकल गए थे, चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही थी। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें घर वालों के जहन में भी चल रही होती हैं। उस दौरान कोई और भी आपने एग्जाम्स दिए थे? क्योंकि चलता रहता है भाई, कुछ तो कर लो, थोड़ा बहुत ये भी कर लो, अब इसके साथ साथ ये भी, ऐसा रहता है जनरली। बिल्कुल बिल्कुल। जब क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में कॉन्फिडेंस मेरा इतना हाई था कि मैंने शुरुआत के 3 साल में यूपीएससी के अलावा एक एग्ज़ाम नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड भी है, तो निकाल लेंगे एग्ज़ाम, घर वालों का सपोर्ट भी है। बट जब तीसरे वर्ष नहीं हुआ, तब फिर घर वाले रिश्तेदार सब कहने लगे कि बेटा ये भी दे दो, फिर ये भी दे दो, बैंक पीओ भी दे दो, ये भी दे दो। तो उस वर्ष फिर मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम लिखा, फिर एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का यूपीएससी की वैकेंसी आती थी, वो भी लिखा।
और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा जो है वो इसका साथ में एग्जाम होता था भारतीय प्रशासनिक सेवा का, मगर फॉर्म अलग अलग भरा जाता था। तो फिर मैंने उसका भी फॉर्म भरा। तो ये तीनों फॉर्म जो है फिर मैंने उस वर्ष जो है तीनों एक साथ भर दिए। अच्छा, और जब चीजें बदलनी शुरू होती हैं तो ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से आपके तीनों एग्जाम्स ही क्लियर हो गए उस साल? हाँ, ये काफ़ी अच्छा संयोग भी रहा, काफ़ी अच्छा वर्ष भी रहा कि 2015 में मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। मेरा सबसे पहले मुझे जो रिजल्ट मिला था, मुझे अभी भी याद है, वो एसएससी का मिला था। तो एसएससी मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया था। तो उसके लिए हम लोग फिटनेस का और ये सारी चीज़ें करके अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब मुझे मिल गया था। मगर तब तक फिर हमारा अक्टूबर के समय में मुझे याद है कि ये यूपीएससी की परीक्षा भी थी। तो उसमें प्री और जो मेंस मिलाकर प्री रहता है, तो प्री में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे थोड़े से। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा भारतीय वन सेवा वाला प्री भी निकल गया था, साथ में होता था। अब होता क्या था कि यूपीएससी के सिविल सेवा की कट ऑफ कम जाती थी, जैसे 107 नंबर के आसपास, और उसकी कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाती थी, जैसे 125 नंबर के आसपास, 120 नंबर के आसपास। तो वो वाला जो एग्जाम है, तो ये दोनों ही प्री मेरे एक साथ निकल गए थे। और फिर इसके बाद मैंने दोनों की ही तैयारी करी। भारतीय वन सेवा का मुझे पहले कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता था, बट इतना अच्छा रहा कि जब 12 में मैंने देना शुरू करा था तो उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, उस साल से ही वो हटा था। तो मैंने एक ज्योग्राफी का एक ऑप्शनल जो था वो भी तैयार कर रखा था। तो फिर मैंने फॉरेस्ट वाले में क्या करा कि एक तरफ मैंने वो जो ज्योग्राफी का मेरा अनुभव था, तो उसमें एक उसको मैंने ले लिया था जियोलॉजी, क्योंकि उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। और दूसरा, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने एक फॉरेस्ट्री ले लिया था। और उसी को बस मैंने 1-2 सप्ताह बहुत अच्छे से पढ़ लिया और उसी में मेंस दे दिया। तो उसमें भी फिर इंटरव्यू में कॉल आ गया था। उस समय पे फिर मनवीर सिंह सर का बोर्ड पड़ा था, ये वर्ष 2016 की बात है। तो मुझे याद है, मैं प्रथम में एक एनजीओ था प्रथम, तो उसी में ये वहीं पर एक जहाँ पे मैं रहता था वुड राजेंद्र नगर में, उसी के पास में प्रथम का एक छोटा सा सेंटर था। वहाँ पर वो बच्चे को पढ़ाया जाता था। तो मैं जाता था पढ़ाने, तो पढ़ा करके जिसमें लौट रहा था, तो उस दिन फिर मुझे कॉल आया था कि भाई आपका भारतीय वन सेवा में भी हो गया। फिर मैंने लिस्ट पे देखा नाम अपना, मेट्रो में मैं जस्ट चढ़ने ही जा रहा था, तो फिर मुझे बड़ा खुशी हुआ। और उस हुआ क्या कि उसमें जो मनवीर सिंह सर का बोर्ड पड़ा था यूपीएससी में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, काफ़ी उन्होंने मुझे एकदम अच्छे से रखा कि भाई अंशुल तुम पहले कंफर्टेबल हो जाओ, फिर बात करते हैं तुमसे। उन्होंने कंफर्ट जोन में ला करके फिर मुझे अच्छे से बात करा, और उसमें मेरे 167 नंबर आए और मेरा इसमें सिलेक्शन भी हो गया फिर भारतीय वन सेवा। और उसके बाद फिर आईएएस के लिए भी? हाँ, उसके बाद जब भारतीय वन सेवा में एक बार हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ गया था। तो उसका जब इंटरव्यू कॉल आया तो पीएन शाही सर का बोर्ड पड़ा था। और उस समय में हमारे जब बोर्ड पैनल बनते थे तो पीएन शाही सर का बोर्ड माना जाता था कि भाई इसमें आ गए तो आप लोग का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत टफ बोर्ड माना जाता है। बट फिर भी भगवान की कृपा रही, और खासकर मैं तो ये कहूँगा कि पिछला जो एक्सपीरियंस रहा मनवीर सिंह सर के साथ, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। और एक बार जब भारतीय वन सेवा में हो गया तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया था। इस वजह से जो है फिर मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा, और मेरे नंबर भी उसमें 189 के आसपास जो है फिर इंटरव्यू में भी आया। तो उस कारण से फिर मेरा उस समय में फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हुआ। जब वो रिजल्ट आया था आईएएस का, कैसा लगा था? हाँ, मुझे अभी भी याद है, मम्मी मेरी टीवी देख रही थी दूसरे कमरे में, और इस ड्राइंग रूम में जो है मैं बैठ करके क्या कहते हैं बैठा हुआ था। तभी किसी ने बताया मुझे कि भाई रिजल्ट आ गया, चेक कर लो। जैसी नंबर वो नंबर हमने एंटर करा, और मुझे वो 2012 का अभी भी याद है। जब मैंने 2012 का, और फिर जब जिस साल मैंने बताया आपको कि मेंस में मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, तो वो उस दिन मैं दोस्त के साथ बैठा था, और मैंने जैसे ही एंटर करा खट से आवाज आई कि नहीं हुआ, सर्च इज कंप्लीटेड, नो रिजल्ट्स फाउंड। इतना ऐसे दिल पे धक्का लगता है। बट फिर नेवरदलेस ये फिर एक दूसरा दिन था जब बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उछल करके मम्मी को बताया, मम्मी भाई सिलेक्शन हो गया। मम्मी भी बहुत खुश हुई, फिर घर वालों को पता लगा, सबको पता लगा धीरे धीरे। और एक साथ में खुशी की बात ये भी थी कि मैं और मेरा एक मित्र था चंद्रमोहन गर्ग, तो हम दोनों सेम स्कूल में पढ़े हैं, पहली से लेकर 10वीं तक। फिर उसके बाद हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग सेम कमरे में रह करके तैयारी करते थे। तो 2-3 साल तक हम लोग सेम कमरे में रह कर तैयारी करी। तो उसकी भी आई थी उसी वर्ष में जो है, उसकी भी साथ में सिलेक्शन हो गया आईएएस में। वो भी यूपी कार्ड रखा है, मैं फिर यहाँ पर आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उसकी भी एक अलग खुशी थी।
नहीं, मतलब ये मतलब एक साथ दोनों का होना ये बहुत बड़ी बात है। अंशुल जी, जब हो जाता है, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, वो लड़का जो पहले सड़क किनारे खड़ा होकर लाल बत्ती वाली गाड़ी को जाते हुए देखता था और सोचता था कि हमें भी जी। एक दिन ऐसे ही जाना है, आज आप उसी लाल बत्ती के अंदर बैठे हैं। अब जब आप जाते हैं तो क्या डिफरेंस है थॉट प्रोसेस में, कितना अंतर आ गया है? अब एक जो सबसे बड़ा वर्ड मुझे याद आता है ध्यान में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि पूरे जिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। अभी हमारे यहाँ आप जान ही रहे हैं कि छठ पूजा आ जाए, तो छठ पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार पर्व होता है। अब उसकी पूरी व्यवस्था कराना, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारी डेली रूटीन में यही सारी चीजें चलती रहती है। कभी कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, कोई एक बड़ा इवेंट होता है, सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसको किस तरीके से बेटर वे में हम लोग पहुंचा सके हैं लोगों तक, उसी के लिए विभिन्न प्रकार की मीटिंग ली जाती है। तो वो पूरा एक शेड्यूल टाइप का पूरा बन जाता है कि पर डे जो है वो क्या क्या रहेगा आपका, 10 बजे से 11 बजे तक क्या होगा, 11 से 12 क्या होगा। तो पूरा एक शेड्यूल पूरा टाइट एकदम जैम पैक्ड रहता है। अब उसमें इस तरीके का सोचने का वो मौका नहीं मिलता कि क्या कहते हैं कि हम लोग क्या करें, अंदर बैठे हैं तो कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो बस ऐसा लगता है कि एक काम है, हमें काम जो है वो डेडिकेटेडली करना है, लोगों की सेवा करनी है, उसी भाव से जो है वो ये करा है। अच्छा, अब आप अधिकारी बन चुके हैं, फादर साहब को कैसा लगता है, उनको कैसा महसूस होता है? क्योंकि ऐसा पापा है अंशुल जी, ऐसा है, पिताजी बहुत लोगों के हैं जो सपने देखते हैं, और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उन सपनों को सीरियसली लेते हैं और आगे मुकम्मल उस तक पहुंचाते हैं। आज उनको कैसा लगता है? नहीं नहीं, मेरे पिताजी अभी क्या कहते हैं, पिताजी अभी मैंने उनको बुलाया था। अभी पिताजी माताजी मेरे यहाँ पे साथ में अभी रह करके बहुत दिन तक गए यहाँ पर। वो अपने माता पिता बहुत खुश हो गए। फिर जैसे 15 अगस्त हम लोगों का भी निकला था, तो उसमें जो झंडोत्तोलन की कार्रवाई होती है पूरे बड़े मंच पर, तो उसमें माता पिता का रहना और अपने बेटे को झंडा फहराते देखना इतने सारे लोगों के समक्ष, तो वो एक बहुत ही खुशी का पल रहता है, खासकर माँ बाप के लिए जिन्होंने ये सपने सजोए थे और उसको पूरा होते हुए। अंशुल जी, आपसे चाहूंगा कि अगर आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? मेरा यही मैसेज है कि खासकर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो उस पर हमेशा आप लोग अडिग रहिए। इससे घबराना नहीं है, किसी के चलते अपने आप को कम नहीं आना है। अगर आपको लग सकता है कि आप किसी भी शीर्ष तक पहुंच सकते हैं तो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं ये कर सकता था बाद में नहीं हो पाया। तो जब तक वो चीज़ आप अचीव ना कर लें तब तक हमेशा आप लोग प्रयासरत रहिए। दिन आएंगे जिस दिन आपके नहीं होंगे, जहाँ पर आपको कठिनाई होगी, जहाँ पर आप ये सोचेंगे क्या करें क्या ना करें, मगर ऐसे भी दिन आएंगे कि जब एक आपका सूरज जो है वो आपका चमकता हुआ होगा, आपके साथ होगा। उस दिन का आपको इंतजार करना है और वो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। यस, अंशुल जी ने जो बात की बहुत ही दिल से बात की, और जो जो चीजें थी उन्होंने बहुत ही सादगी से बताई हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही है कि हम लोगों को जो इस बात को सुने मोटिवेट कर सकें, उन्हें बता सकें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कि अगर परिस्थितियां आपका साथ नहीं देती तब भी आपको किस तरह से अपनी हिम्मत बना के रखनी है और चीज़ों को आगे ले जाना है। अंशुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अभी तो शुरुआत है। आपको आगे सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। और अब आपसे विदा लेते हैं।